दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम राज्यसभा के इलेक्शन को डिस्कस करेंगे। अभी राज्यसभा के इलेक्शन को डिस्कस करने का मुख्य उद्देश्य यही है क्योंकि ये अभी राज्यसभा का इलेक्शन अभी बहुत चर्चा में है। अभी हाल ही में यूपी और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश तीनों स्टेट को मिलाकर लगभग 15 सीटों पर राज्यसभा का इलेक्शन हुआ। उसमें काफी क्रॉस वोटिंग भी हुआ। काफी एमएलएज बीजेपी से इधर कांग्रेस को वोट कर गए और कांग्रेस के एमएलए बीजेपी को वोट कर गए। तो उस तरह से काफी घालमेल भी हुआ। काफी क्रॉस वोटिंग के इंसिडेंट भी देखने को मिला। इसलिए राज्यसभा का जो इलेक्शन है काफी चर्चा में रहा और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी इस टॉपिक को हम थोड़ा डिस्कस करें। अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी समझे कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, राज्यसभा आखिर एग्जिस्ट क्यों करता है, राज्यसभा को लाने का क्या उद्देश्य था, क्या ऑब्जेक्टिव था और उसका प्रोविजन लोकसभा से कैसे अलग होता है। सारे इश्यूज को भी देखेंगे और उसको डिस्कस करके अपने एग्जाम से रिलेट करके भी उसको समझेंगे। अभी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला, तो हो सकता है कि राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा जा सके क्योंकि ये न्यूज में काफी चल रहा है अभी कुछ दिनों से। ठीक है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है। तो अभी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी जो चर्चा है, जो न्यूज है, वो क्या है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा राज्यसभा का जो प्रोविजन है, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, सबको समझ लेंगे। तभी हम वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट को, वर्तमान के न्यूज को और जो अभी चल रहा है, चर्चा में जो चल रहा है, कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ, उसको समझने में आसानी होगा। तो उसको डिस्कस करना ज्यादा ठीक रहेगा। अभी क्या हुआ कि राज्यसभा के चुनाव में खेला हो गया। अभी अभी बताया कि कांग्रेस के वोट, जो सांसद, जो एमएलए वगैरह थे, वो बीजेपी को वोट कर गए। बीजेपी के कुछ एमएलए कर्नाटक में कांग्रेस को वोट कर गया। तो काफी एक न्यूज में था। तो उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही न्यूज को। उससे पहले हम थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में समझेंगे। राज्यसभा आखिरकार है क्या। आप जानते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है, वो संसद के तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इन्हीं दोनों तीनों से मिलके तब बनता है संसद। ठीक है, यानी कोई भी कानून इन तीन प्रोसेस से गुजरने के बाद ही कानून बन सकता है। कोई भी बिल क्या होगा, पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, फिर उसको राज्यसभा से पारित करना होगा। राज्यसभा के पारित करने के बाद उसको भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का सिग्नेचर जैसे ही होगा, सिग्नेचर के बाद ही वो बिल कानून का रूप ले लेता है। इसलिए संसद में तीनों अंग हो जाता है। तीनों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर संसद बनाता है। उसी में एक अंग है राज्यसभा। इसी के बारे में हमको अभी पढ़ना है। तो देखिए, जो संसद से रिलेटेड प्रावधान है वो आर्टिकल 79 में है। 79 में ये प्रावधान है कि भारतीय संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। ठीक है। और आर्टिकल 80 में है, राज्यसभा का प्रावधान। ठीक है। तो 80 जो आर्टिकल अनुच्छेद 80 है, उसी में राज्यसभा के गठन का प्रोविजन है। उसी में राज्यसभा के गठन से जो प्रोविजन बनते हैं, जो राज्यसभा से प्रावधान है, सारा जिक्र, सदस्य की संख्या क्या होगी, कैसे क्या प्रावधान होंगे, वो 80 में ही जिक्र है। ठीक है। और लोकसभा का है आर्टिकल 21। ठीक है। राष्ट्रपति का तो आपको पता है, हम पढ़ते ही है आर्टिकल 74। इसमें जिक्र है कि राष्ट्रपति के सुझाव के लिए, एड एंड एडवाइस के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो वो आर्टिकल 74 राष्ट्रपति से रिलेटेड है और उसका अलग अलग आर्टिकल है जिसमें उसका डिटेल से प्रोविजन है। लेकिन हम आज केवल राज्यसभा को डिस्कस करेंगे, केवल राज्यसभा को समझेंगे। हम लोकसभा को डिस्कस नहीं करेंगे और राष्ट्रपति हमारा टॉपिक आज का है ही नहीं, केवल राज्यसभा है। तो राज्यसभा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिर में राज्यसभा है क्या, देखिए। ये राज्यसभा है। ठीक है। अभी बताया था कि राज्यसभा का से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 80 है। आर्टिकल 80 में ये प्रावधान है, राज्यसभा के गठन से प्रोविजन, उससे रिलेटेड गठन का क्या प्रावधान होगा, उससे रिलेटेड प्रोविजन उसी में। ठीक है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, एक है राज्य और एक है सभा। यानी ये ऐसा सभा है जो बोल सकते हैं कि ये राज्यों की सभा है। अब राज्यों की सभा में तो राज्य तो ऐसे अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे भेजेगा, तो राज्य जो भेजेगा वो उसके प्रतिनिधि के माध्यम से भेजेगा। यानी बोल सकते हैं कि ये राज्यों की प्रतिनिधि की सभा है, तभी इसको हम राज्यसभा बोल रहे हैं। यानी राज्यसभा का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा सभा जिसमें राज्य अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उसको गठित करता है। यानी राज्य के प्रतिनिधि ही उस सभा में होते हैं और राज्य के इंटरेस्ट को देखा जाता है उसमें, इसलिए वो राज्यसभा हो गया। तो ठीक है, राज्यसभा हो गया। अब राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उसका जो एज होता है,
उसका एज जो होता है वो मिनिमम 30 प्लस होता है, यानी 30 साल की उम्र होगा तभी वो राज्यसभा के सदस्य बन सकता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एज आप जानते हैं 25 साल होता है। तो लोकसभा का एज कितना, 25 साल, राज्यसभा का 30 साल। इसलिए राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है। राज्यसभा को क्या बोलेंगे? अपर हाउस। अपर हाउस इसका मतलब है ऊपरी सदन, ऊपरी सदन बोलते हैं। अब चूंकि इसमें 30 साल वाले सदस्य बैठते हैं, इसीलिए इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स एल्डर्स भी बोलते हैं। हाउस ऑफ एल्डर्स। हाउस ऑफ एल्डर्स का मतलब वरिष्ठों का सदन। वरिष्ठ लोग है ना, वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। वरिष्ठों का सदन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें जो सदस्य बैठेंगे उसकी एज है मिनिमम 30 प्लस होना चाहिए, 30 या 30 प्लस। लोकसभा के लिए 25, तो 25 कम हो गया, 30 ज्यादा हो गया, इसलिए अपर हाउस हो गया। और ये वरिष्ठों का सदन हो गया। इसको हाउस ऑफ पीपुल भी बोलते हैं। इसको हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल तो लोकसभा को बोलते हैं, इसको हाउस ऑफ स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया राज्यसभा का सिंपल डेफिनेशन। राज्यसभा क्या है? कि राज्यसभा ऐसा सभा है जिसमें राज्यों की प्रतिनिधि के माध्यम से राज्यों का प्रतिनिधि के माध्यम से राज्यों का प्रतिनिधित्व उसमें होता है। इसको हम अपर हाउस बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सदस्य है उसकी जो उम्र है वो 30 है, 30 साल या 30 से ऊपर होना चाहिए। इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है, यानी वरिष्ठों का सदन भी बोला जाता है। ये हो गया राज्यसभा का डेफिनेशन। और उसका आर्टिकल क्या है? 80। राज्यसभा का जो इतिहास देखेंगे आप, तो राज्यसभा का जो इतिहास है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। अधिनियम 1919 में ये प्रोविजन लाया था। आपको पता है भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग चेम्सफोर्ड उसको एक्ट भी बोला जाता है। उसी एक्ट में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। यानी लोकसभा और राज्यसभा का प्रोविजन सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस में आता है भारत में, वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आता है। और इसका इतिहास, राज्यसभा का जो इतिहास है, उसी अधिनियम से उसका शुरुआत होता है। उसी अधिनियम से ये प्रचारित होता है और लगातार आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस प्रोविजन से हो गया। तो हमने राज्यसभा का डेफिनेशन देख लिया। अब थोड़ा सा हम राज्यसभा से रिलेटेड प्रोविजन को देखते हैं, आखिर एक्चुअली में आगे क्या होता है। देखिए, अभी क्या देखा कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन से प्रावधान है, गठन का प्रोविजन है। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। अभी देखिए, अब जो संविधान है, सदस्य संख्या यानी इसके मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं। देखिए, ओरिजिनल मतलब जो संविधान है, संविधान में जिक्र है कि राज्यसभा के जो सदस्य संख्या है 250 होनी चाहिए। और 250 में 238 का चुनाव होगा, मतलब इलेक्शन होगा। और उसमें से 12, 238 प्लस 12, 238 12 का ये नॉमिनेटेड होगा, मतलब मनोनीत होगा। और नॉमिनेटेड कौन करेगा? तो नॉमिनेट करेगा राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, मतलब 12 किसी भी सदस्यों को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत कर सकता है, यानी उसका चुनाव नहीं हो सकता। मनोनीत और चुनाव में अंतर समझ रहे हैं आप? चुनाव मतलब इलेक्शन होगा, इलेक्शन के जरिए आप चुनना पड़ेगा किसी एक को। और मनोनीत मतलब राष्ट्रपति किसी को पकड़ के चुन दिया या मनोनीत कर दिया कि आज से तुम राज्यसभा के सदस्य हो, तो उस तरह से होगा। लेकिन ये तो प्रावधान है ओरिजिनल। लेकिन वर्तमान में अभी देखा जाए तो 245 ही सदस्य है अभी। अब आप कहेंगे 245 तो 5 कहा गया? तो 5 को अभी रिजर्व रखा गया है। जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, अक्साई चीन है, बहुत सारा हिस्सा चीन के कब्जे में, पाकिस्तान के कब्जे में है। तो उनके लिए हमने 5 सदस्य छोड़ के रखा हुआ, 5 सीट छोड़ के रखा हुआ है कि जब वो हमारे भारत में शामिल हो जाएगा, जब उसको हम एक साथ कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तब हम 5 सदस्यों को उनके लिए प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। फिलहाल वो अभी हमारे कब्जे से बाहर है, इसलिए अभी 245 ही है। और इसी 245 में 233 का इलेक्शन होता है और ये बच गया 12। तो 12 का मनोनीत होता है, यानी नॉमिनेटेड होता है। ये नॉमिनेटेड है।
तो टोटल सदस्य देख लिए कि टोटल सदस्य ओरिजिनल मतलब अभी देखिए तो ओरिजिनल प्रावधान क्या थे, तो उसमें 250 थे। 250 में से 238 का इलेक्शन होगा, बच गए 12, तो 12 का मनोनयन होगा, मतलब नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, राष्ट्रपति उसका मनोनीत करेगा कि भाई ये 12 सदस्य है, इसको राज्यसभा का सदस्य बना दो। बाकी जो 238 होगा तो 238 सीटों पर इलेक्शन होगा, यानी चुनाव होगा कि कौन सदस्य बनेगा राज्यसभा का सदस्य। लेकिन 250 तो ओरिजिनल संविधान में, मतलब संविधान में मूल रूप से प्रावधान था कि 250 होनी चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप में 245 ही एग्जिस्ट कर रहा है। 5 हमने रिजर्व करके रखा हुआ है अक्साई चीन के लिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, कि जब वो हमारे क्षेत्र में, हमारे भारत में शामिल हो जाएगा तब हम उनके लिए एक तरह से रिजर्व करके रखा हुआ है। तो 245 में 233 पे इलेक्शन होता है और 12 का मनोनयन होता है, मतलब नॉमिनेशन होता है, राष्ट्रपति उसको नॉमिनेट करता है। ठीक है, ये तो हो गया सदस्यों की संख्या। अब देखिए 245 में देखेंगे अभी तो वर्तमान में 101 सीट बीजेपी के पास है, 29 सीट कांग्रेस के पास है, 13 सीट, जो 13 सदस्य है वो टीएमसी से रिलेटेड है, 8 सदस्य है आम आदमी पार्टी से रिलेटेड, 10 सदस्य है डीएमके, जो डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है उससे रिलेटेड है, और 84 में बच गया जितना आरजेडी, सी, बसपा, सपा जितने भी पार्टी छोटे लेवल पर है, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गया, तो जितने भी पार्टी जो बच गए जिनके सदस्य है वो सब 84 में शामिल हो जाता है। तो वर्तमान में ये आंकड़ा है, इस तरह से चीजें अभी प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्षता है, जो हमने देखा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर बोलते हैं। देखिए तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का चेयरमैन भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और भारत का उपराष्ट्रपति अभी कौन है, तो भारत का उपराष्ट्रपति अभी है धनवीर जाखड़ झाकड़। ये है उपराष्ट्रपति, तो वही है उपराष्ट्रपति, चूंकि ये उपराष्ट्रपति है इसलिए व्यवहारिक रूप से ये राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाते। देखिए भारत के संविधान में स्पष्ट जिक्र है कि जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा, जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। यानी उपराष्ट्रपति पद पर कोई भी सिलेक्ट होगा, कोई भी इलेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन मतलब कि उपराष्ट्रपति बनते ही ऑटोमेटिक वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है, ये मतलब हो गया उसका। और अभी भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो धनवीर जाखड़ है, तो धनवीर जाखड़ ही राज्यसभा के चेयरमैन है ये। ठीक है। हम्म। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमारा राज्यसभा है वो एक अस्थाई सदन है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अस्थाई, जो राज्यसभा है, राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है हुआ कि राज्यसभा का कभी भी गठन नहीं होता। आप जानते हैं कि जो लोकसभा है, जो लोकसभा है उसका इलेक्शन हर एक 5 साल पर होता है, यानी हर एक 5 साल पर इसका विघटन हो जाता है। इसीलिए ये जो लोकसभा क्या होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होते हैं, यानी हर एक 5 साल पर उसका इलेक्शन हो रहा है, हर एक 5 साल पर लोकसभा का विघटन हो जा रहा है, इसलिए अस्थायी सदन हो गया। लेकिन राज्यसभा जो है, राज्यसभा स्थायी सदन है, ये विघटित होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि इसका हर 2 साल पर 1/3 1/3 सदस्य जो है वो इलेक्ट होके आता है। और इसीलिए चूंकि 1/3 का ही इलेक्शन हर दूसरे साल हो रहा है, तो बाकी जो सदस्य है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो उसका उनका तो इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वो कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए राज्यसभा का विघटन नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा में हर एक टाइम पर, एवरी टाइम पर कुछ ना कुछ सदस्य उसमें विद्यमान होते हैं। पूरे सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता, उसमें से केवल 1/3 का इलेक्शन होता है हर एक दूसरे साल पर। तो ये 1/3 हो गया, बच गया 2/3, तो 2/3 उसमें विद्यमान होते हैं, उसमें मौजूद रहते हैं, और उसी को आधार बनाकर कानून प्रक्रिया से प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में पूरे सदस्यों का चुनाव एक साथ हो जाता है। तो जब इलेक्शन प्रोसेस में सब लगा हुआ है, इलेक्शन हो रहा है, तो लोकसभा विघटित हो जाता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, इसीलिए वो अस्थायी सदन माना जाता है। लेकिन राज्यसभा में पूरे सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है, केवल 1/3 सदस्य का इलेक्शन हर दूसरे साल पर होता है। तो हर दूसरे साल पर केवल 1/3 का ही इलेक्शन हुआ, तो 2/3 तो बच गया ना, तो 2/3 का विघटन तो नहीं हुआ, 2/3 सदस्य जो है उसकी सदस्यता तो नहीं गई, वो तो मौजूद ही है, इसीलिए वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं। इसलिए राज्यसभा हमेशा कंटिन्यू रहता है, कभी विघटित नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सदन है। ठीक है। हम्म।
ये हो गया। अभी हमने राज्यसभा के बारे में बेसिक चीज़ों को समझा कि उसका प्रोविज़न क्या है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी सदस्य संख्या कौन होता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, मेन इश्यू पर आते हैं और हमारा मेन इश्यू क्या है कि राज्यसभा का इलेक्शन आखिरकार कैसे होता है? राज्यसभा का इलेक्शन देखते हैं। देखिए राज्यसभा का जो इलेक्शन है, वो लोकसभा के इलेक्शन से थोड़ा-सा डिफरेंट है। कैसे? थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ। चुनाव, देखिए आपको पता है लोकसभा का इलेक्शन को हम ऑब्जर्व करते हैं, इसके बारे में तो जनरली सबको पता ही रहता है। देखिए लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, वो प्रत्यक्ष विधि से होता है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या है? इसमें सीधे जनता चुनाव करती है। अब अपने एरिया में आप जैसे 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो जो भी आपके इलाके में जो एमपी होगा, उसमें आप लोग वहाँ पर वोटिंग करते हैं। यानी आप जो वोटिंग करते हैं, उसी आधार पर वहाँ का जो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो लीडर होता है, उसका इलेक्शन होता है। वहीं पर जो जीतता है, वही एमपी बन के लोकसभा में जाता है। तो जनता सीधे चुनाव करती है। लोकसभा के सदस्यों का इलेक्शन जनता के द्वारा सीधे तौर पर होता है। इसीलिए जो उसका विधि है, प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। लेकिन राज्यसभा में इसका उल्टा है। उल्टा क्या है? इसमें ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विधि से होता है। यानी राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए जनता चुनाव नहीं करती, बल्कि जनता के प्रतिनिधि चुनाव करता है। जनता का प्रतिनिधि कौन है? तो जनता का प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों के लिए देखा जाता है, तो वो विधायक है। यानी एमएलए वगैरह वोट करता है। एमएलए वोट करता है, चुनाव करता है, तभी सदस्य राज्यसभा के बनते हैं। अब अंतर देख रहे हैं कि लोकसभा में सीधे जनता चुनाव करती है, जनता वोट डालती है, तभी वो सदस्यों का चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में जनता का कोई रोल नहीं होता। जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि यानी एमएलए जो विधायक है लोकल लेवल पर, वो चुनाव करता है और चुन के ही वही भेजता है राज्यसभा के सदस्य को। इसलिए जो रीति हो गया, ये अप्रत्यक्ष विधि हो गया, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया और ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें। ठीक है? तो ये अंतर है इसमें। और देखिए इसमें जब भी कोई वोट होता है, कोई इलेक्शन होता है, तो इसमें जो वोट की काउंट होती है एक तरह से, जो प्रतिशत देखा जाता है कैसे होता है, तो इसमें देखा जाता है कि जितना सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा, वो जीत जाएगा, सिंपल। सबसे ज़्यादा मत वाला लोग जीत जाएगा। अब मान लो 3 कैंडिडेट एक लोकसभा क्षेत्र से खड़ा है, उन तीनों में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला, सबसे ज़्यादा मत मिला, वो विजेता घोषित हो जाता है। ये सिंपल प्रोसेस है। बहुत इसमें हाई-तौबा, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो लोकसभा के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिल गया, वो जीत गया। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में ये नहीं होता कि सबसे ज़्यादा जिसको मिला वो जीतेगा। राज्यसभा में एक निश्चित कोटा होता है और वो कोटा डिसाइड होता है कि वो राज्य की जो जनसंख्या है, उसके आधार पर, और उसमें ये भी देखते हैं कि उसमें टोटल राज्यसभा की सीट कितनी है। उन सबको मिला के कोटा निकालते हैं। कोटा का फ़ॉर्मूला आगे देखेंगे। तो एक कोटा होता है, वो कोटा डिसाइड करता है कि कौन सदस्य जीतेगा। जो सदस्य कोटा को क्रॉस कर लेगा, जो सदस्य कोटा को प्राप्त कर लेगा, वो सदस्य आसानी से चुनाव जीत जाएगा। समझे? तो अंतर देख रहे हैं? इसमें है कि सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला, वो जीत गया। इसमें है कि सबसे ज़्यादा वोट नहीं देखते, बल्कि एक निश्चित कोटा हमको देखना होता है कि उस कोटा को अगर कोई प्रत्याशी ला पा रहा है, तो वही चुनाव जीतेगा। अब कोटा कैसे निकालेंगे, उसकी क्या विधि है, हम अब उसको डिस्कस करेंगे। अभी तो थोड़ा-सा डिफरेंस दिखाने के लिए आपको बताया था। एक चीज़ और है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, उसमें ईवीएम का प्रयोग होता है। ईवीएम के इलेक्शन होते हैं, ईवीएम के ज़रिए। आपको पता है ईवीएम कैसे होता है? आपको इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से प्रत्याशी होते हैं, इसका नाम और पार्टी का चिन्ह ऐसे लगा रहता है और यहाँ पर बटन रहता है। ईवीएम में जाते हैं, आप जैसे मान लो दूसरे नंबर के प्रत्याशी को देना है, आप इसको क्लिक करते हो और पिप बिप बोलता है और उससे पता चल जाता है कि आपका वोट उसको चला गया। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता, बैलेट पेपर से होता है। ये इलेक्शन होता है, बैलेट पेपर से होता है। समझ रहे हैं? लोकसभा में ईवीएम का प्रयोग होता है, राज्यसभा में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है। अब इलेक्शन कैसे होता है, कैसे सदस्यों का निर्वाचन होता है, उस प्रोसेस को अब हम समझेंगे। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का जो इलेक्शन होता है, उसका चुनाव होता है, तो उस चुनाव की जो विधि है, उसका एक नाम है। नाम क्या है? तो नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव थ्रू
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। नाम क्या है? प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन प्रो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमण मत द्वारा। देखिए ये नाम है, नाम बहुत लंबा होगा, आपको लगेगा क्या लिख दिया मैंने, लेकिन ये बहुत आसान है, जितना लंबा दिख रहा है उतना ही आसान है। अब देखिए मैंने क्या लिखा कि चुनाव की जो विधि है, वो प्रोसेस है, उसका नाम क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमण मतदान द्वारा। अब है क्या, देखिए जैसे इसमें क्या होता है ना कि हर स्टेट को उसके जनसंख्या के अनुपात में कुछ सीट को आवंटित किया जाता है। यानी राज्यसभा में मैंने देखा है भी 245 सीट है, तो जिसका जितना जनसंख्या होगा उसके आधार पर उस स्टेट को सीट आवंटित होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश को जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से यूपी को 31 यानी 31 सीट आवंटित किया गया है। जैसे गोवा बहुत छोटा स्टेट है, तो उसको केवल एक सीट आवंटित किया गया है। तो ये प्रावधान है, संविधान के अनुसार ऐसा प्रावधान है कि जिस स्टेट की जितनी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर उस स्टेट को राज्यसभा के कुल सदस्यों में से कुछ सीट उसको आवंटित किया जाएगा, और उसी में से कुछ सदस्यों का इलेक्शन हर दूसरे साल पर होगा। तो ये प्रावधान है। अब जैसे मान लीजिए कि यूपी का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं और मानते हैं कि यूपी में मान लीजिए 200 सीट है, ठीक है। अब 200 सीट में मान लीजिए कि बीजेपी को मिल गया 120 सीट और कांग्रेस को मिल गया है 80 सीट, ठीक है। और हमने एक फॉर्मूला से निकाला कि राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव जीतने के लिए कोटा जो है, मान लीजिए कि यूपी में अभी 10 सीट का इलेक्शन हो रहा है, 10 सीट का इलेक्शन हो रहा है, राज्यसभा के 10 सीट का भी इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और मानते हैं कि अब 10 सीट का इलेक्शन हो रहा है, 200 वहां पर एमएलए है, सीट है। ये एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, एक्चुअली में कुछ अलग है। यूपी में 403 405 सीट है, लेकिन अभी हम अपने सहूलियत के हिसाब से देख रहे हैं कि मान लीजिए यूपी में 200 सीट है और बीजेपी को 120 सीट प्राप्त हुआ, कांग्रेस को 80 और 10 सीट पर इलेक्शन हो रहा है। तो हमने फॉर्मूला से कोटा निकाल लिया और कोटा मान लेते हैं कि कितना, मान लीजिए कि हमको एक सदस्य बनने के लिए कोटा आया 20, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। तो 20 आया, 20 कोटा यानी एक सीट के लिए 20 वोट चाहिए, और बीजेपी को 120 है, यानी बीजेपी को कितना मिलना चाहिए? 20 छक्के 120, 6 सीट। और इसका 80 वोट है, यानी इसको कितना मिलना चाहिए? 4 सीट। ठीक है। तो देख रहा है कि जितना सीट है उसके अनुपात में सीट मिल जा रहा है, यानी 120 सीट है बीजेपी को, तो उसके अनुपात में 6 सीट मिल गया। कांग्रेस का सीट है 80, उसके अनुपात में मिल गया 4, और 6 4 हो गया 10, यानी 10 सीट का इलेक्शन था, तो सीटें भी अलॉट हो गया, बीजेपी को 6, कांग्रेस को 4 है। इसीलिए ये देख रहा है, ये प्रोपोर्शन के हिसाब से है, यानी सीट के प्रोपोर्शन में उसको सीट मिल रहा है। जितना सदस्य संख्या किसी भी पार्टी को मिला, मतलब अलॉटेड है या जीत कर आया हुआ, उसी सदस्य संख्या के अनुपात में उस पार्टी को सीट मिल रहा है, यानी सीट जीतने की क्षमता वो रख रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा गया ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझ गए, यानी किसी भी पार्टी को कितना सदस्य संख्या वो जीत कर आया हुआ है, उसी के अनुपात में उस पार्टी को राज्यसभा का सदस्य संख्या जीत सकता है। अब देख रहे हैं उसमें 200 में से बीजेपी को 120 था, तो हमारा कोटा था 20, 120 सीट के हिसाब से बीजेपी को मिल गया 6 सीट, कांग्रेस को 80 सीट थी, तो 80 सीट के हिसाब से मिल गया 4 सीट, यानी उसके टोटल सीट के अनुपात में ही राज्यसभा का सीट अलॉट हो रहा है, यानी जितना एमएलए है उसी के अनुपात में राज्यसभा का सदस्य भी बन रहा है। इसलिए प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट अलॉट हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं, एक दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा केस क्या लेते हैं, दूसरा केस मान लो कि बीजेपी को 120 नहीं 115 मिल गया, और इसको 80 नहीं मिल के बल्कि 85 मिल गया,
और कोटा वही 20 है, 10 सीट पर इलेक्शन होगा। तो अब 20 सीट के हिसाब से देखे तो 120 में से कितना, यानी इसको 20 पंचे 100 और बच गया 15 सीट। 5 20 पंचे 100, 5 सीट मिल गया, लेकिन 15 वोट इसका अभी बच गया, क्योंकि जितने की चाहिए, जितने के लिए कितना चाहिए, 20 चाहिए, लेकिन 15 ही है। कांग्रेस को 80 85 सीट में से कितना, 4 सीट तो श्योर है, लेकिन इसका भी 5 वोट बच गया। अब मान लीजिए बीजेपी कांग्रेस आपस में गठबंधन कर लिया। बीजेपी बोला भाई मेरे पास 15 वोट एक्स्ट्रा है, आपके पास भी 5 वोट एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करो, इस 5 वोट को आप ट्रांसफर कर दो मेरे को। 15 5 20 हो जाएगा, तो मेरे पास एक सीट आ जाएगा। यानी ये ट्रांसफरेबल है, देखना, सिंगल ट्रांसफरेबल, यानी एक एक वोट ट्रांसफर भी हो सकता है, इसीलिए आगे लिखा होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। समझ रहे हैं? इस तरह से इलेक्शन होता है। यानी आपको देखना होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जितना एमएलए है उसी के अनुपात में किसी पार्टी को सीट मिल सकता है। और दूसरा, अगर मान लीजिए जितना कोटा है उतना कोटा नहीं मिल रहा है, तो किसी पार्टी के गठबंधन करके आप उसे वोट भी ट्रांसफर करा सकते हैं और कोटा को पूरा करके सदस्यों का चुनाव भी जितवा सकते हैं, इसलिए वो ट्रांसफरेबल भी होता है। 115 में से 5 सीट तो श्योर था, लेकिन 15 वोट इसका बच गया। इसका भी 85 एमएलए में से 4 सीट तो श्योर था, लेकिन 5 सीट इसका भी बच गया था। और मान लीजिए बीजेपी कांग्रेस आपस में गठबंधन कर लिया और बोला कि 5 सीट आप मुझे दे दो, तो 15 5 20 हो जाएगा, और 20 होने के बाद मेरा एक सीट और बढ़ जाएगा। एक सीट और बढ़ जाएगा, तो एक सीट आसानी से जीत सकते हैं, यानी ये वोट ट्रांसफरेबल भी है। तो ये प्रोसेस हो गया, इस तरह से चीजें होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम वोट की काउंट कैसे करेंगे, किसी भी चीज को जो कोटा है, कोटा कैसे निकालेंगे, वो प्रोसेस थोड़ा जटिल हो जाता है, उसको थोड़ा डिटेल में समझना होगा। अब हम चर्चा उसको करते हैं कि वोट का काउंट कैसे होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए राज्यसभा का चुनाव कोई सदस्यों का हो रहा है, ये सदस्य क्या करेगा, पहले नॉमिनेशन फाइल करेगा कि भाई मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। तो ये प्रावधान है कि नॉमिनेशन फाइल करते टाइम आपको एटलीस्ट 10 सदस्य संख्या को साइन करना होगा, 10 सदस्यों की सहमति लेनी होगी। 10 सदस्यों की सहमति किस लिए, इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि जो सदस्य खड़ा हो रहा है तो उसका कुछ वैलिड रीजन हो, कुछ सपोर्ट हो, तभी वो खड़ा हो। ऐसे तो कोई भी अरे गरे खड़ा हो जाएगा और उस तरह से सब चुनाव का लोड भी बढ़ जाएगा। इसलिए से प्रावधान है कि राज्यसभा के सदस्य के नॉमिनेशन फाइल करते टाइम आपको एटलीस्ट जिस पार्टी से आप खड़े हो रहे हैं उसके 10 सदस्यों की सहमति आवश्यक हो जाती है। तो नॉमिनेशन फाइल किया, 10 सदस्यों की सहमति भी ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा चुनाव। चुनाव होगा और प्लस गणना होगा, तब डिसाइड होगा कि कोटा कितना है। फिर उसके बाद ये कोटा पूरा करने के बाद कोई सदस्य चुनाव जीतेगा। अब हम देखते हैं कि चुनाव गणना कैसे होगा। मेन दुविधा इसी तीनों में है, चुनाव कैसे देखे, गणना कैसे होगा, कोटा कैसे होगा, उसके बाद ये चुनाव जीता जाता है। तो उस चीज को देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लेते हैं हम हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं। हरियाणा चूंकि बहुत छोटा स्टेट है, इसलिए काउंट करना बहुत आसान होता है। हरियाणा में टोटल जो एमएलए है, मान लीजिए अभी जो रियल में है वो 90, और मान लीजिए अभी मान लेते हैं कि 2 सीट के लिए इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि इलेक्शन में वोट की काउंट कैसे होगा और मतगणना प्रोसेस आगे कैसे बैठेगा और कोटा कैसे काउंट होगा। देखिए एग्जाम्पल समझिए, हरियाणा है, टोटल एमएलए 90 है, सीट 2 सीट के लिए काउंट हो रहा है, दो सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले काउंट करना होगा कोटा। कोटा कैसे काउंट करते हैं, तो कोटा काउंट करने का फॉर्मूला है, कोटा किस चीज के लिए, कोटा है कि इतना अगर कोटा आप प्राप्त कर लेंगे तो आप चुनाव जीत जाएंगे, यानी वोट अब कोटा है, मतलब मतों का एक तरह से कोटा है, इतना कोटा तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो कोटा निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूला है टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी प्लस 1, ठीक है। फिर इतना करने के बाद आप इसको एक जोड़ दीजिए, फिर ये होने के बाद इसको आप 100 से डिवाइड कीजिए, 100 से डिवाइड करने के बाद आपको कोटा निकलेगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो टोटल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कि जितना एमएलए है उस एमएलए को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टोटल वैल्यू हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितना है, इसमें एमएलए कितना है 90, यानी 100 कितना हो गया 900, यानी 9000 हो गया, ठीक है। तो कोटा कितना होगा,
बोला था टोटल वैल्यू यानी 9000। सीट कितना है, वैकेंसी कितना है, 2, वैकेंसी कितना है 2 +1, ठीक, +1 करना है और इसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए 2 1 3, ये कितना हो गया 300, 3000 + 1 100 एक, यानी 3000 1/100। अब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 30 आ गया, यानी 30 कोटा हो गया। यानी 90 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए राज्यसभा का जो इलेक्शन हो रहा है 2 सीटों पर, तो एक सदस्य को चुनाव जीतने के लिए कितना कोटा चाहिए, 30 कोटा चाहिए, यानी 30 कोटा लाएगा तभी वो इलेक्शन को जीत पाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब देखिए, अब मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, एमएलए कितना है 90, इलेक्शन कितने पे हो रहा है 2 सीटों पे हो रहा है, ठीक है। और कोटा कितना निकल गया था हमको, मेरा कोटा निकला था 30, यानी 30 कोटा लाएगा तो इलेक्शन जीत जाएगा। अब मान लेते हैं कि एक सीट पर इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन तो होगा ना, शुरू हो जाएगा इलेक्शन पर। अब इलेक्शन सीट पर, एक सीट पर मान लीजिए कि 4 प्रत्याशी खड़ा हो गया। अब 4 प्रत्याशी खड़ा हो गया तो बहुत दिलचस्प हो गया ना, अब तो इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। इलेक्शन से फायदा होगा कि किस सीट कौन सा प्रत्याशी 30 का जो आंकड़ा है उसको इजीली क्रॉस कर जा रहा है। अगर नहीं क्रॉस करेगा तो फिर प्रोसेस जटिल हो जाता है, फिर प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब आपको बताया था कि 4 प्रत्याशी है तो इसका इलेक्शन आपको बैलेट सिस्टम से होता है। बैलेट सिस्टम में क्या होता है, देखिए बैलेट ऐसे होता है। बैलेट जो होता है ये है आपका बैलेट। इसी बैलेट, आप जैसे ही इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे तो आपको ये बैलेट दिया जाएगा और बैलेट के सामने देख रहे प्रत्याशी का नाम है, इधर नाम है और इधर आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है। यानी अगर रमेश कुमार, मोहम्मद इकबाल और नरसिंह यादव 3 कैंडिडेट खड़े हैं एक सीट पर, आपको देना पड़ेगा चॉइस कि मान लीजिए इस तीनों में आपका पहला चॉइस है ये, मैं पहला चॉइस इसको दे रहा हूँ, दूसरा इसको दे रहा हूँ, तीसरा इसको दे रहा हूँ। ये होता है प्रेफरेंस। आपको प्रेफरेंस देना होता है, किसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उसी आधार पर इलेक्शन में वोट काउंट होता है। अब देखिए, एक सीट पर इलेक्शन 4 प्रत्याशी है तो क्या होगा, एक बैलेट होगा। लोग, राज्यसभा का इलेक्शन थोड़ा जटिल है, समझना पड़ेगा, समझिए। देखिए, एक बैलेट है, मान लीजिए 4 प्रत्याशी है, तो मान लेते हैं आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है। और कोई वोट किया तो वो दे दिया आम आदमी पार्टी को पहला प्रेफरेंस, बीजेपी को दूसरा दिया, कांग्रेस को तीसरा दिया, कुछ सपा को चौथा दिया। फिर दूसरा आदमी गया वोट डालने, फिर इसी तरह से जी और ऐसे। लेकिन इस बार इसने आम आदमी पार्टी को दूसरा प्रेफरेंस दिया, बीजेपी को पहला दिया, कांग्रेस को तीसरा दिया और सपा को चौथा दे दिया। फिर कोई तीसरा आदमी वोट डालेगा, उसके पास भी बैलेट आया कांग्रेस। लेकिन इस बार उसने कांग्रेस को पहला प्रेफरेंस दिया, आम आदमी पार्टी को दूसरा प्रेफरेंस दिया, बीजेपी को तीसरा दिया और इसको चौथा दिया। इस तरह से बैलेट पेपर पे इलेक्शन चलता रहेगा। जितना सदस्य होगा, जैसे 90 सदस्य है तो 90 सदस्य इस तरह से बैलेट को फिल करेगा। अब क्या होगा, अब देखा जाएगा। अब क्या देखेगा, ए बी सी डी। अब देखा जाएगा कि जो आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी के सदस्य में, आम आदमी पार्टी के जो मेंबर है उस मेंबर में कितने बैलेट पेपर में पहला है, मतलब कितने मेंबर आम आदमी पार्टी को पहला प्रेफरेंस दिया। तो जब आम आदमी पार्टी को पहला प्रेफरेंस देगा तो यहाँ पर काउंट करेंगे। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर पहला प्रेफरेंस दिया तो एक यहाँ पर हो गया, फिर इसी तरह और भी कोई दिया होगा तो जितना पहला पहला दिया होगा सबको हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, फिर इसी तरह ऐड करते जाएंगे, काउंट करेंगे। फिर देखेंगे हम बीजेपी को कितना पहला प्रेफरेंस दिया है, कौन सा बैलेट है, इसमें देख रहे हैं बीजेपी को पहला प्रेफरेंस मिला हुआ है। इसी तरह से जितना बैलेट बैलेट पेपर होगा उसको हम यहाँ पर ऐड करते रहेंगे, ये चलता रहेगा। फिर उसी तरह कांग्रेस को देखेंगे, इस तरह से भी ऐड करता जाएंगे। फिर देखेंगे समाजवादी पार्टी जो एस है, समाजवादी पार्टी को देखेंगे कि पहला प्रेफरेंस कितने बैलेट पेपर में कितने सदस्यों ने दिया है, तो फिर उसको हम यहाँ पर ऐड करते रहेंगे, फिर काउंट करते रहेंगे। और काउंट करने के बाद आप मान लीजिए कि आपके पास जो डेटा आया है, कौन किसका आ रहा है, काउंट करने के बाद मान लीजिए आपके पास डेटा आया कि आम आदमी पार्टी को 32, इसको 28, कितना आ गया, इसको 18 और इसको 12 मिल गया, ठीक है, टोटल 90 हो गया। देखिए 8 2 10, 10 18 तो 10, 3 2 5, 5 2 7 2 9, टोटल 90 हो गया।
अब देख रहे हैं पहला प्रेफरेंस के वोट को हमने सब पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट किया कि आम आदमी पार्टी को बैलेट पेपर कितना मिला, 1+1 करते गए। फिर देखे बीजेपी को पहला प्रेफरेंस देने वाले कितने बैलेट पेपर है, सबको इकट्ठा कर दिया। इसी तरह सबको अरेंज कर दिया और काउंट किया कि पहले प्रेफरेंस में आम आदमी पार्टी को 32 लोगों ने पहला प्रेफरेंस दिया। बीजेपी को पहला प्रेफरेंस देने वाले कितने लोग थे, वो 28 थे। कांग्रेस को पहला प्रेफरेंस देने वाले लोग सदस्य कितने थे, 18 थे। फिर सपा को पहले प्रेफरेंस देने वाले सदस्य कितने थे, वो 12 था। ठीक है, अब देखिए हमारा कोटा कितना है, कोटा है हमारा 30, यानी 30 लाएगा तो जीत जाएगा। अब आम आदमी पार्टी को 32 आ गया, यानी ये कोटा को क्रॉस कर गया है, चलिए ये इलेक्शन जीत गया। तो पहले प्रेफरेंस में ही इसने कोटा क्रॉस कर लिया, इसलिए इलेक्शन ये जीत गया। लेकिन ये दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि बैलेट पेपर पर प्रेफरेंस हमने डाला, ठीक है, प्रेफरेंस डाला इसी तरह से, और हमने काउंट किया एक एक करके, तो पाया कि इसको 28 मिला है, इसको 22 मिला है, इसको 15 मिला है, इसको 25 मिला है। कितना हो गया टोटल? 90 हो गया। अब देखिए पहला प्रेफरेंस हमने काउंट किया, सब में पहला प्रेफरेंस काउंट किया, तो आम आदमी पार्टी को पता चला 28 मिला, बीजेपी को 22 मिला, कांग्रेस को 15 मिला और सपा को 25 मिला। देख रहे हैं किसी भी पार्टी को जो कोटा होना चाहिए वो कोटा क्रॉस नहीं हुआ है। ना आम आदमी पार्टी को क्रॉस हुआ है, उसको 28 है, 22 है, 15 है, 25 है। किसी भी पार्टी को 30 नहीं मिला। इसीलिए अब काउंट क्या होगा, अब सेकंड प्रेफरेंस काउंट होगा। अब देखा जाएगा कि किस बैलेट पेपर में सेकंड प्रेफरेंस किन किन पार्टी को है। तो जिन पार्टी को सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा उसका बैलेट पेपर उस पार्टी को दे देंगे, फिर जिस पार्टी को दिया होगा उसका उस तरह से दे देंगे, फिर उसको भी काउंट होगा। लेकिन हम काउंट किस सदस्यों का करेंगे, तो जिसका सबसे कम है, जैसे कांग्रेस का सबसे कम है 15 ही है, तब क्या होगा 15 को हम यहाँ कांग्रेस को हटा लेंगे, कांग्रेस को निकाल लेंगे, और इसका 15 वोट जो होगा, तो इस 15 वोट में देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस किस पार्टी को कितना ज्यादा है, उसको काउंट करेंगे। यानी क्या हुआ, ये 15 वोट जो है इसमें देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस अब आम आदमी पार्टी को कितना मिला हुआ, बीजेपी को कितना मिला हुआ और समाजवादी पार्टी को मिला हुआ। पहला प्रेफरेंस तो कांग्रेस का ही होगा, तो कांग्रेस का तो देखना ही नहीं है, इसने सेकंड प्रेफरेंस किसी और पार्टी को दिया होगा ना। पहला प्रेफरेंस तो कांग्रेस को ही दिया होगा, तो इसका सेकंड प्रेफरेंस का चॉइस देखेंगे। और अब मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी को पता चला कि 33 मिल गया है, ठीक है, इसको मान लीजिए 27 मिल गया है, इसी के वोट का तो हम काउंट कर रहे हैं, यानी इसको कितना मिला, 33 मिल गया और 27 इस तरह से मिल गया, ठीक है। तो सेकंड प्रेफरेंस काउंट करेंगे और उसमें देखेंगे किसको ज्यादा मिल गया। तो देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को 33 मिल गया, तो फिर ये क्या हो गया, 33, ये चुनाव जीत गया। तो इस तरह से काउंट होगा। मान लीजिए इधर भी फिर काउंट करने के बाद किसी को वोट का जो आंकड़ा है, जो कोटा है, वो क्रॉस नहीं होता, तो फिर हम काउंट करते हैं थर्ड प्रेफरेंस। अब थर्ड प्रेफरेंस किसका लेते हैं, तो जिसका सबसे कम है, जैसे बीजेपी का सबसे कम मान लीजिए 22 है, 22 होता, तो 22 हम उठा के फिर काउंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आम आदमी पार्टी में और समाजवादी पार्टी में, फिर देखते हैं कि थर्ड प्रेफरेंस उसमें से किन पार्टी को दिया गया है, फिर उसका काउंट करके फिर हम कोटा पुराएंगे और इसी तरह ये चलता रहेगा। जनरली क्या होता है, पहले प्रेफरेंस में ही कोटा क्रॉस कर जाता है, तो इलेक्शन उसी समय डिसाइड हो जाता है कौन जीत रहा है। लेकिन अगर नहीं हुआ बाय द चांस, तो सेकंड प्रेफरेंस में कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन सेकंड प्रेफरेंस में भी नहीं हुआ तो थर्ड प्रेफरेंस में देखते हैं, इसी तरह प्रक्रिया चलता रहता है। और इसीलिए जो वोटों की जो गिनती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि बैलेट सिस्टम से हो रहा है। अब बैलेट सिस्टम में भी ट्रांसफरेबल सिस्टम है, क्योंकि जो वोट हो रहा है, जो सबसे कम पार्टी का जो वोट है, अगर कोई बहुमत का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर रहा तो उसका वोट ट्रांसफर हो जा रहा है और उसमें प्रेफरेंस देखा जा रहा है, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, तब इलेक्शन को डिसाइड होता रहा हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। एक और केस हो सकता है इसमें, एक और केस क्या हो सकता है कि मान लो आम आदमी पार्टी को भी 30 मिल गया, बीजेपी को भी 30 मिल गया, और इधर भी है और इधर भी है, इधर भी कुछ मान लीजिए 22 है और ये 18 है। मैं गिन नहीं रहा हूँ कितना हो रहा है, पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, और इस तरह से है और इस तरह से। अब हमको कोटा कितना चाहिए था, 30 चाहिए था, तो देख रहे हैं 30 दोनों पार्टी का आ गया, दोनों पार्टी को 30 मिल गया, कोटा मिल गया। तो अब ये प्रेफरेंस आगे नहीं बढ़ेगा, प्रेफरेंस यहाँ रुक जाएगा। लेकिन इस केस में डिसाइड करने के लिए कौन जीत रहा है, उसको डिसाइड करने के लिए लॉटरी होगा, लॉटरी से डिसाइड होगा। कैसे होगा, अभी जैसे हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा का सीट का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी को भी 34 सीट मिल गया था और कांग्रेस को भी 34 वोट मिल गया था। तो वो इलेक्शन क्या हो गया, एक तरह से दोनों को बराबर सीट मिल गया था। तो उस केस में लॉटरी से डिसाइड हुआ कि कौन पार्टी, कौन जो है सदस्य जीता। तो उसमें फिर लॉटरी से डिसाइड हुआ, तो बीजेपी का सदस्य जो हर्ष महाजन थे वो चुनाव जीत गए थे।
ये होता है, इस तरह से होता है कि अगर प्रेफ़रेंस चलता रहेगा, जब तक कोटा पूरा नहीं होगा तब तक प्रेफ़रेंस पूरा होता रहेगा। जैसे ही कोटा क्रॉस कर गया कोई पार्टी, उसका इलेक्शन, उसका सदस्य चुनाव जीत गया। लेकिन अगर इक्वल हो गया कोटा, मतलब किसी सदस्य को, किसी भी 2 पार्टी को अगर इक्वल वोट मिल गया है, कोटा के बराबर मिल गया है या कोटा को क्रॉस कर गया तो कोई 2 पार्टी, तो उस केस में लॉटरी से डिसाइड होगा कि किसको विजेता घोषित किया जाए। ठीक है? हुँ, ठीक है? तो ये था। अब देखिए, राज्यसभा का जो इलेक्शन है, तो राज्यसभा का इलेक्शन कराता है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी भारत का निर्वाचन आयोग ही उसी के ऊपर दायित्व है कि वो राज्यसभा के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराए या उसके प्रोविजन को आगे बढ़ाए। तो राज्यसभा का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अभी मैंने बता ही दिया कैसे होगा। देख रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। और कोटा, जो चुनाव जीतने के लिए जो कोटा होना चाहिए, वो कोटा कैसे काउंट होगा? तो टोटल वैल्यू देखना होगा, फिर वैकेंसी प्लस वन उसका 100। ये है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को तभी हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है? इस तरह से होता है। तो राज्यसभा का इलेक्शन हम देख लिए। तो इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी जटिल भी है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। थोड़ा सा आपको बाय एप्लीकेशन कोई रियल लाइफ एग्जांपल को अप्लाई करके तब समझेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, हम देख लिए। लोकसभा का इलेक्शन बहुत आसान होता है क्योंकि उसमें केवल बहुमत का आंकड़ा देखना होता है, और जो जिसको ज़्यादा जो वोट मिल गया वो चुनाव जीत जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता पहला प्रेफ़रेंस, सेकंड प्रेफ़रेंस, थर्ड प्रेफ़रेंस, फोर्थ प्रेफ़रेंस किसको मिलेगा। जिसको ज़्यादा वोट मिला वो चुनाव जीत गया। लेकिन राज्यसभा में प्रेफ़रेंस देना होता है। पहला प्रेफ़रेंस देखना होता है कि जिसका कोटा क्रॉस किया। अगर पहले प्रेफ़रेंस में कोई क्रॉस नहीं किया तो फिर देखना होता है सेकंड प्रेफ़रेंस, सेकंड चॉइस कौन-कौन था, उसको काउंट करके तब कोटा क्रॉस किया जाता है। ठीक है? ये देखना, ये है बैलेट पेपर। इसी बैलेट पेपर में इस तरह से चॉइस भरना होता है कि इसके आगे दूसरा, ये हमारा पहला चॉइस, ये तीसरा चॉइस, इस तरह से होता है। ठीक है? एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि ये बैलेट पेपर जो होता है इसमें, ये गुप्त मतदान से नहीं होता। ये बैलेट पेपर आपको दिखाना होता है। वहाँ पर क्या होता है, जैसे चुनाव होगा ना, तो चुनाव जहाँ पर होता है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ-साथ हर पार्टी का वहाँ पे मेंबर होता है। और जब भी आप किसी पार्टी से रिलेटेड है, तो आप जब वोट डालेंगे बैलेट पेपर पर, तो आप अपने मेंबर को, जो वहाँ निगरानी कर रहा है, उसको दिखाइए कि मैं क्या प्रेफ़रेंस दिया हूँ। और दिखाने के बाद ही आपको वोट डालना होता है, उसको जमा करना होता है। तो एक अंतर ये भी है। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में गुप्त मतदान होता है। वहाँ पर जो भी सदस्य मतदान करता है, तो वो किसी बंद चैम्बर में चोरी-छुपे, मतलब चुरा कर करता है, किसी को दिखाना नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा में बैलेट पेपर से होता है, लेकिन सदस्यों को दिखाना होता है। हर पार्टी का जो मेंबर है, अधिकृत सदस्य वहाँ जो बैठा हुआ है, उसको आपको दिखाना होता है कि मैंने इसको वोट दिया है। ठीक है? समझ रहे हैं? तो मतदान पद्धति क्या है? ये मतदान पद्धति गुप्त मतदान के ज़रिए नहीं होता है। मतदान नहीं है, बल्कि ये ओपन बैलेट है। ओपन बैलेट सिस्टम से होता है। ठीक है? अब हम आते हैं वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में। अभी क्या हुआ? अभी अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश 3 जगह पर टोटल 15 सीटों के लिए इलेक्शन होना था। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए, कर्नाटक में 4 सीटों के लिए, हिमाचल प्रदेश की 1 सीटों के लिए। और सभी में इलेक्शन होना था, राज्यसभा का इलेक्शन। सभी में जो भी सदस्य थे, वो ज़्यादा लोग खड़े हो गए थे। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे 1 सीट है, तो वहाँ पर श्योर था कि कांग्रेस जीत जाएगा। कांग्रेस के जो सदस्य है वो जीत जाएगा। लेकिन वहाँ पर बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, इसलिए इलेक्शन वहाँ दिलचस्प हो गया। और जब बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, तो कांग्रेस के जो एमएलए थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। यानी बीजेपी के मेंबर को वोट कर दिया और बीजेपी का सदस्य वहाँ जीत गया। इसलिए काफ़ी चर्चा में है। तो क्रॉस वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्रॉस वोटिंग क्या है? क्रॉस वोटिंग को देखेंगे। क्रॉस वोटिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो एमएलए है, जो सदस्य है, वो अपने पार्टी के सदस्य को वोट ना करके, अपने पार्टी के सदस्य को वोट ना देके, किसको वोट दे रहा है? विपक्ष के सदस्य को, पक्षी के सदस्य को। अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसको क्रॉस वोटिंग करते हैं, कहते हैं। जैसे कांग्रेस का कोई एमएलए है, तो उसको कांग्रेस का जो राज्यसभा सदस्य है, जो मेंबर खड़ा हुआ है, उसको वोट करना चाहिए। अगर वो एमएलए उसको वोट ना करके बीजेपी के सदस्य को वोट कर दिया, तो ये प्रोसेस जो हो गया, ये वोटिंग जो हो गया, क्रॉस वोटिंग हो गया। और अभी भारत अभी सब कानून के हिसाब से ये प्रावधान है, क्रॉस वोटिंग करने पर जो सदस्य है उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, वो अपने पद पर बना रहेगा। यानी उस पर दल बदल विरोधी जो कानून है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर विधायक वाला इलेक्शन सब में अगर आप ऐसा करेंगे, या लोकसभा के इलेक्शन सब में ऐसा अगर कुछ कुछ कर रहे हैं आप, राष्ट्रपति के इलेक्शन में या
और भी इलेक्शन में अगर ऐसा करेंगे तो वहां पर दल बदल लग जाता है। यानी अगर आप पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है, पार्टी का जो निर्देश है उसके खिलाफ जाके वोटिंग कर रहे हैं, तो आपको आपकी सदस्यता भी चली जाएगी। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में ये खुलापन है, ये जो सदस्य है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किसी को भी वोटिंग कर सकता है। ठीक है, उस पर दल बदल विरोधी कानून अप्लीकेबल नहीं होगा। और वही प्रकरण अभी आया, हुआ क्या हिमाचल प्रदेश में का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हिमाचल प्रदेश में घटा। देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है, टोटल 68 सीट है, में 40 सीट है आपका कांग्रेस को, 25 सीट है आपका बीजेपी को, और 3 सीट है इंडिपेंडेंट, यानी निर्दलीय। 3 सीट है निर्दलीय से। तो आप देखेंगे कि इसमें कोटा जो है, कोटा निकालेंगे तो कोटा चाहिए था एक राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 34। अभी एक सदस्य के लिए वहां पे इलेक्शन था, तो हुआ क्या 34 सीट है इलेक्शन के लिए, और देख रहे हैं कांग्रेस के पास 40 है। तो कांग्रेस के इस हिसाब से देखिए तो कांग्रेस तो इजीली जीत रहा है, क्योंकि 40 सीटें चाहिए था 34, तो 6 तो प्लस में है, तो इजीली ये चुनाव जीत जाएगा। इसलिए बीजेपी को कायदे से देखा जाए तो बीजेपी को अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए। लेकिन बीजेपी को लगा कि मेरे पास 25 है और 34 आंकड़ा है, यानी मेरे को केवल 9 सीट और चाहिए। तो 9 सीट अगर हम ले आएंगे तो हमारा ही सदस्य चुनाव जीत जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रकरण आ गया हॉर्स ट्रेडिंग का, खरीद फरोख्त का, क्रॉस वोटिंग का। होता क्या है कि कांग्रेस का जो 40 सदस्य है उसमें से 6 सदस्य जो है बीजेपी को वोट कर देता है। अब देख रहे हैं बीजेपी के पास कितना है, 25, 6 कांग्रेस की तरफ से आ गया, और ये 3 निर्दलीय भी बीजेपी के मेंबर को वोट कर देता है। तो 25 25 31 प्लस 3 34, यानी 34 हो गया बीजेपी के पास वोट। ठीक है, 34 बीजेपी के पास वोट हो गया। और 40 में से देख रहे हैं 40 में से 6 सदस्य अगर बीजेपी को वोट कर दिया तो कांग्रेस के पास भी कितना बच गया, 34। 40 में से 6 गया तो 34 कांग्रेस के पास, और बीजेपी के पास भी 34, यानी वोट क्या हो गया, दोनों के बराबर हो गया। तो इस केस में जो इलेक्शन डिसाइड हो गया वो लॉटरी से हुआ। लॉटरी पद्धति से ये डिसाइड हुआ कि बीजेपी का मेंबर जीतेगा या कांग्रेस का। और इंटरेस्टिंग बात है कि लॉटरी में भी बीजेपी का मेंबर ही जीता। तो ये काफी काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसलिए सवाल भी उठता है कि किस तरह से चुनाव हो रहा है। लेकिन ये एक तरह से फैक्ट्स है, ये जो इंसिडेंट हुआ उसको डिस्कस किया, आप समझ लें, इसलिए ये चर्चा में था। और जैसे ही 6 सदस्य बीजेपी को वोट कर दिया तो वहां पर यह भी विवाद हो गया कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं। इसलिए वहां वोटिंग वगैरह सब भी, नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह भी वहां पर लाया गया, और तरह तरह का वो विवाद वहां पर उठा। ठीक है। अब देखिए बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे था तो बीजेपी वहां पर 8 सीट जीत गई, सपा को 2 सीट मिला। कर्नाटक में 4 सीट पर इलेक्शन हुआ तो 3 सीट कांग्रेस को मिला, 1 सीट बीजेपी जीत गया। कर्नाटक में भी बीजेपी का एक मेंबर कांग्रेस को वोट किया था, वहां भी विवाद उठा था। और हिमाचल में तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था। हिमाचल में एक सीट था और कांग्रेस तो पूरा श्योर था कि हमारा सदस्य चुनाव जीतेगा, लेकिन वहां पर यह पता नहीं था कि इस लेवल पर दल बदल हो जाएगा, इस तरह से क्रॉस वोटिंग होगा। और इंटरेस्टिंग बात है कि वो एक सीट बीजेपी जीत पाता है, बीजेपी के खाते में चला जाता है। ठीक है। तो ये था पूरा इंसिडेंट, ये था पूरा घटनाक्रम। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, हर ब्रॉड लेवल पर क्या प्रोसेस है, कैसे अलग है, डिफरेंस क्या है। देखिए ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, यानी राज्यसभा। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग अंतर है। पहला पहला अंतर है चुनाव की पद्धति को लेकर। आपको पता है कि इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से मतलब कि डायरेक्ट जनता चुनाव करती है कि हमारा कौन सदस्य एमपी बनेगा। तो डायरेक्ट जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, डायरेक्ट जनता के द्वारा डिसाइड होता है कि कौन सदस्य चुनाव जीतेगा। लेकिन इसमें डायरेक्ट जनता नहीं चुनाव करती, बल्कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि यानी एमएलए वगैरह वोट करता है। तो ये क्या हो गया, ये अप्रत्यक्ष विधि से इसके सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। अभी आपको बताया था कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा के सदस्यों का और लोकसभा का भी कितना होता है, 5 साल। 5 साल तक चलता है, यानी 5 साल से हर 5 साल पर यह विघटित हो जाता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, वो होता है 6 साल। यानी 6 साल के लिए वो चुनाव जीतता है, 6 साल तक वो अपने पद पर बना रहता है।
इसमें सदस्यों को बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज क्या है? 25 साल। यानी 25 साल अगर एज पूर गया तो वो एलिजिबल है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इसमें एज चाहिए 30 साल, 30 वर्ष। इसीलिए बोला जाता है ये हाउस ऑफ एल्डर्स यानी वरिष्ठों का सदन है। अपर हाउस भी इसको बोला जाता है। ठीक है। अभी बताया था कि इसमें गुप्त मतदान होता है, लेकिन इसमें गुप्त मतदान नहीं होता है बल्कि ओपन बैलेट सिस्टम से होता है। ठीक है, ओपन बैलेट सिस्टम से। एक चीज और है कि लोकसभा को कानून बनाने की शक्ति काफी व्यापक है। जो शक्ति है वो काफी ज्यादा है, शक्ति बहुत ज्यादा है। लेकिन राज्यसभा का जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम है, लोकसभा की अपेक्षा बहुत कम है। जैसे मनी बिल है, जैसे धन विधेयक है, तो धन विधेयक लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। और रीजन क्या है लोकसभा को ज्यादा शक्ति देने का? तो लोकसभा को ज्यादा शक्ति देने का रीजन यही है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। यानी डायरेक्ट जनता के जो मत है, डायरेक्ट जनता का जो एक तरह से विचार है उसका प्रतिनिधित्व लोकसभा करता है। इसलिए लोकसभा को ज्यादा पावर देना चाहिए। और जो राज्यसभा होता है वो तो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, वो डायरेक्ट जनता को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसलिए राज्यसभा को कम पावर है और लोकसभा को ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा में डायरेक्ट जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां बैठता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर राज्यसभा को इतना ही कम शक्ति है तो राज्यसभा को बनाने की आवश्यकता क्या थी? राज्यसभा क्यों लाया गया? क्यों इसको विचार एग्जिस्ट करता है या क्यों इसको अभी तक चलाया जा रहा है? क्वेश्चन ये उठता है और ये मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से, मेंस के इंटरव्यू के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। देखिए, सबसे पहला रीजन तो यही दिया जाता है लोकसभा को लाने के लिए कि अभी आपको बताया था कि ये अस्थाई सदन है। अब अस्थाई सदन से क्या है? देखिए, लोकसभा क्या है? लोकसभा अस्थाई सदन है, लेकिन राज्यसभा अस्थाई सदन है। तो लोकसभा क्या होता है? हर एक 5 साल पर विघटित हो जाता है, या बीच में ही मान लीजिए सरकार अपना विश्वास मत खो देता है, कोई सदस्य इधर-उधर कर दिया तो सरकार गिर जाती है, तो लोकसभा भी गठित हो जाती है। लेकिन राज्यसभा अस्थाई सदन है, यानी हर साल वो राज्यसभा बना हुआ रहता है। तो मान लीजिए जब लोकसभा विघटित हो गया है तो किसी चीज़ पर कोई कानून बनाना है, कोई परिचर्चा करना है, कोई नीति बनाना है, तो उस टाइम राज्यसभा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा तो एग्जिस्ट कर ही रहा होता है। इसीलिए नीति निर्माण की निरंतरता के लिए, नीति निर्माण के निरंतरता के लिए, लगातार बने रहने के लिए अस्थायी सदन के रूप में राज्यसभा की भूमिका काफी बढ़ जाता है, क्योंकि लोकसभा विघटित हो जाता है। ऐसे केस में राज्यसभा ही कानून बनाता है, राज्यसभा ही नीति निर्माण के पक्षों को देख पाता है। ठीक है। दूसरा है कानून की समीक्षा करता है। अब देखिए, अभी आपको बताया था कि संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। हमारे जो कोई बिल पहले लोकसभा में आया और लोकसभा उसको जल्दीबाजी में पारित कर दिया, बहुत तेजी से, बहुत जल्दीबाजी में, बहुत गहन विचार नहीं हुआ, तो राज्यसभा या के यहाँ पर भूमिका बढ़ जाता था। राज्यसभा क्या करता है? जैसे ही वो बिल राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा का सदस्य सब उस पर व्यापक चर्चा करता है, कानून की खामियों को उजागर करता है, डिबेट एंड डिस्कशन होता है। तो उसमें हम दूसरे तरीके से भी, यानी दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि इस कानून में कोई खामी तो नहीं है, तो वो काम राज्यसभा की भूमिका बढ़ जाती है। यानी क्या हुआ कि लोकसभा से जो कानून जल्दी में पास पारित हो रहा है तो उसकी समीक्षा व्यापक तौर पर राज्यसभा करता है। राज्यसभा के पास व्यापक समय भी होता है कि जल्दीबाजी में पारित हुए कानून पर, कानून को रोक कर उस पर व्यापक समीक्षा करके उसकी कमियों को उजागर करे, और कोई कमी है तो फिर से वापस लोकसभा को भेजे, उसको सुझाव दे कि इसको ये संशोधन किया जाए। ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंस ये हो गया। तीसरा ये है कि ये राज्यों के जो प्रश्न है, राज्यों के प्रश्न को उठाता है। अब क्या होता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसी न किसी राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, किसी न किसी राज्य से ही बिलोंग करता है। तो वो सदस्य अपने राज्य से रिलेटेड कोई प्रश्न है, राज्य सरकार से रिलेटेड, राज्य के विकास से रिलेटेड कोई प्रश्न है, तो वो प्रश्न को सदन में, राज्यसभा में उठाता है और सरकार का ध्यान आकर्षण करता है, और उस नीति पर जो प्रावधान लाने चाहिए, जो सुझाव लाने चाहिए, जो अच्छे कदम उठाने चाहिए, उस पर कदम उठाया जाता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये राज्यों के प्रश्न को उठाता है, इसलिए राज्यसभा की भूमिका बढ़ जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि ये इसमें विशेषज्ञता, विशेषज्ञता को भी बढ़ाता है। अभी आपको बताया था कि राज्यसभा के जो, उसमें 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, एक तरह से नॉमिनेशन होता है। राष्ट्रपति नॉमिनेट करके उस 12 सदस्यों को भेज सकता है, उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। तो मान लीजिए बहुत सारे सदस्य इस देश में है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, मैरी कॉम थी, और भी कोई साइंटिस्ट है जो नहीं चाहता है कि संसद में हम इलेक्शन के थ्रू पहुंचे, चुनाव लड़ना नहीं चाहते मान लीजिए।
हर आदमी चुनाव लड़ने में सक्षम भी नहीं है और चुनाव लड़ने में उसकी दिलचस्पी भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसकी इच्छा है कि वो संसद में बैठे, जो वाद-विवाद डिस्कशन हो रहा है, कानून निर्माण हो रहा है, उसमें भाग ले। तो उसके लिए राज्यसभा की भूमिका बढ़ जाती है। राज्यसभा में प्रावधान है कि 12 सदस्यों को डायरेक्ट बिना चुनाव के मनोनीत किया जा सकता है। और जब मनोनीत किया जा सकता है, तो उसमें से उसी सदस्य को डायरेक्ट हम भेज सकते हैं। अगर ऐसे सदस्य अगर डायरेक्ट जाएँगे राज्यसभा में, बिना चुनाव प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, इस पद्धति से, इससे क्या होगा कि जो डिबेट एंड डिस्कशन होगा, उसमें विशेषज्ञता आएगी, एक्सपर्टीज़ आएगी। जो एक्सपर्ट लोग संसद में बैठेंगे, उसमें क्या होगा, कानून की गहन समीक्षा हो पाएगी, अच्छा कानून बन पाएगा, अच्छा नीति निर्माण हो पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि राज्यसभा जो है, कानून में विशेषज्ञता को बढ़ाता है, डिबेट एंड डिस्कशन में क्वालिटीज़ लाता है। ठीक है? ये हो गया। अगला पॉइंट है कि ये संघवाद को भी बढ़ाता है। संघवाद का मतलब क्या है? संघवाद का सिंपल सा मतलब है कि राज्यों के हितों को केंद्र भी देख रही है। केंद्र और राज्य बराबर तरीके से काम कर रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत सहयोगात्मक रवैये अपनाकर काम को आगे बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है, राज्यों की बात को सुना जाता है। राज्यों का जो हित होता है, जो इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से उसमें व्यापक चर्चा भी होता है। तो केंद्र के मनमाजी तौर पर कोई कानून वगैरह है, उसको हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं और राज्यों के हितों को उसमें बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देखा जाता है। तो मूल रूप से इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा को लगातार बनाया हुआ है, राज्यसभा को लाया गया था। मूल कॉन्सेप्ट यही था कि राज्यसभा रहेगा तो लोकसभा की जो कानून अच्छे से प्रावधान या अच्छे से गहन समीक्षा नहीं हो पा रहा, तो राज्यसभा उसको टाइम रहते हुए समीक्षा कर सकती है या उसके प्रोविजन को अच्छे से देखा जा सकता है। तो यही प्रावधान थे। ठीक है? तो तो इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया, अच्छे से उस प्रोविज़न को समझाया भी, एक-एक करके सारा पक्ष भी देख लिया और जो अभी घटनाक्रम था, घटनाक्रम को भी देख लिया कि उसमें क्या इश्यूज़ थे। हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? तो अगले किसी और वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।